हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है पार्ट 2 में। आज हम देखने जा रहे हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस में देखा जाए तो ये अलग अलग प्लान आते हैं। टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान। ये जो भी प्लान रहते हैं वो एक पर्सन के लाइफ के ऊपर जो निकालते हैं। अगर एक पर्सन है और उसकी जो वैल्यू रहती है, एक पर्सन की वैल्यू रहती है कि वो आगे जाके कुछ पैसे कमाने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि उसका इंश्योरेंस कितना रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस वो ले सकता है। टर्म इंश्योरेंस ले सकता है जिसमें सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, सेविंग कुछ नहीं रहता है। एंडोमेंट रहेगा, एंडोमेंट में सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों रहेगा। होल लाइफ प्लान उसमें भी वैसे ही है, सेविंग प्लस प्रोटेक्शन रहेगा। मनी बैक प्लान उसमें रहता है कि उसका प्रोटेक्शन भी होगा, सेविंग भी होगा और हर कुछ साल बाद उसको कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न भी मिलता रहेगा। अभी ये भी सारे प्लान्स हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो एक पर्सन के ऊपर डिपेंड रहता है, वो पर्सन को इंश्योर करता है। दूसरा होता है दोस्तों नॉन लाइफ इंश्योरेंस, वो किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, ये इसमें देखिए अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा है व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, अदर जनरल इंश्योरेंस। घर का इंश्योरेंस रहेगा, शॉप का इंश्योरेंस रहेगा, कुछ कुछ रहेगा हॉस्पिटल का इंश्योरेंस। अगर कुछ बड़ा ऑफिस है उसके जो बाहर कांच लगाया रहता है या फिर कांच का डोर रहता है उसका भी इंश्योरेंस रहता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें रहती है जो भी लेकिन नॉन लाइफ में आती है। लाइफ का कुछ उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, कुछ पर्सन का वैल्यू वगैरह इसका कुछ नहीं है। ठीक है, तो व्हीकल इंश्योरेंस में कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, ये सब आ गया आपका। ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हो तो वो जो ट्रिप रहेगा आपका या फिर जो जर्नी रहेगी उसका भी इंश्योरेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे इंश्योरेंस रहते हैं। अभी मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा लाइसेंस निकल जाता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं बहुत से टाइम कि हेल्थ इंश्योरेंस हम सेल कर सकते हैं क्या, या फिर मैं किसी को मेडिक्लेम पॉलिसीज दे सकता हूँ क्या। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस ये जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है। और लाइफ इंश्योरेंस में जो LIC कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। ठीक है, तो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस चाहिए तो वैसे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हम उसके ऊपर मतलब डिस्कस कर सकते हैं कि क्या कौन सी कंपनी अच्छी है या फिर कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसे एजेंसी लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली दो टाइप हो गए, लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले कभी भी हम बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने रोल मॉडल होना चाहिए कि हम किसके जैसे बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी LIC में अगर देखा जाए तो ये दो नाम बहुत बड़े हैं और वो मुंबई के स्टार्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए भरत पारिक जी है और दूसरे है राजेश सातोस्कर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका इनकम कितना है, आप बिलीव नहीं करोगे। भरत पारिक जी जो है वो एक साल में 4 करोड़ से ज़्यादा कमीशन कमाते हैं LIC ऑफ इंडिया से। और उनके जो बाकी के बिजनेस है वो तो अलग है, लेकिन भरत पारिक जी एक बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र है। वैसे ही राजेश सातोस्कर जी है, वो भी हर साल का 3 करोड़ से ज़्यादा कमीशन कमाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ना खुद का एक रोल मॉडल रखना है कि मुझे आगे जाके इनके जैसा डेवलप होना है। इनके बहुत बड़े बड़े ऑफिस है, अलग अलग शहरों में ऑफिस है और वहाँ से अपना बिजनेस रन करते हैं दोस्तों। तो वैसे ही हमें एक रोल मॉडल रखना है और वैसे खुद को डेवलप करना है। ठीक है, तो आप आपके यहाँ आपके लेवल से सोचिए कि आप कैसे किसके जैसे बनना चाहते हो। LIC के अलग अलग एजेंट्स हैं, आप उनका इन्फॉर्मेशन निकालिए गूगल से या फिर LIC के वेबसाइट से और देख लीजिए कि आपको आगे जाके आगे बढ़ के किसके जैसे बनना है, कैसे बिजनेसमैन बनना है। तो यही आज का आपका असाइनमेंट रहेगा कि आपको एक रोल मॉडल डिसाइड करना है खुद के लिए कि आपको आगे जाके कैसे बिजनेस डेवलप करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ये बहुत ही बड़ा काम है। आपको सिर्फ एडवाइज़र मतलब एक सिंपल एडवाइज़र अगर आपके आंखों के सामने आता है कि एक बंदा है और वो कुछ इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट का काम करता है, तो ये थोड़ा सा आपको अभी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको उसके आगे जाके सोचने की ज़रूरत है कि आप उसको एक कंपनी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसको कैसे और डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अभी स्टार्ट किया है तो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग वैसे और भी डेवलपमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, एक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम क्या रहता है। प्राइमरी उसका टास्क रहेगा कि इंश्योरेंस का जो कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आपने LIC ऑफ इंडिया का एक एजेंसी लिया है। ठीक है, तो उसका जो सेल्स है, जिन लोगों को उनकी नई पॉलिसी करवानी है उनका आपके पास काम रहेगा और सर्विसिंग का काम रहेगा। दोस्तों आपने लेटर सपोज 4 व्हीलर ले लिया या फिर 2 व्हीलर ले लिया, मोबाइल ले लिया। ठीक है, तो कौन से कंपनी का आप प्रेफर करते हो, कौन सा भी प्रोडक्ट, अगर 4 व्हीलर रहेगा, 2 व्हीलर रहेगा,
वो तो सबसे पहले तो आप तो देखोगे कि जिस जो प्रोडक्ट का मेंटेनेंस कम आए वो हमें चाहिए। सेकंड, कि वो कंपनी का अगर मेंटेनेंस आए तो उसका सर्विस पॉइंट नज़दीक में होना चाहिए। सही है। तो देखिए, वैसे ही है ये एल का, अगर आप सिर्फ सेल्स करोगे, सर्विस नहीं करोगे, ठीक है, उसका अगर पॉलिसी में कुछ भी ज़्यादा सर्विस मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत इजी रहती है, ठीक है। जैसे कि किसी को नॉमिनी चेंज करना रहता है, या फिर छोटी मोटी चीज़ें, मोबाइल नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, छोटी सी चीज़ें हैं, या फिर ईयरली प्रीमियम मोड होता है, उसको हाफ ईयरली करना है या फिर मंथली करना है, ऐसी चीज़ें। तो अगर आप उसका सर्विसिंग भी प्रॉपर देते हो तो सेल्स ऑटोमेटिक आपका बढ़ने वाला है, और वही कंपनी को लोग मानते हैं जिसका अच्छा सर्विसिंग हो। तो कभी भी हमें अपनी सर्विसिंग को भूलना नहीं है, ठीक है। लोगों को पूछना है कि हर टाइम आपका कुछ सर्विसिंग का काम रहेगा तो आप मुझे बताइए, नया बिजनेस आपको 100% आता रहेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अभी देखिए, प्राइमरी टास्क तो हमारा क्या है, इंश्योरेंस सेल करना है और उसका सर्विस करना है। तो इंश्योरेंस सेल कैसे करते हैं, सिर्फ आपने एक एजेंसी लिया है और आपको सेल करना है, ऐसे सेल्स नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग इंश्योरेंस सेल कैसे करते हैं, बेसिकली कोई भी आपका एक क्लाइंट रहेगा, अभी फ्रेश हो आप, तो आपके कोई भी रिलेटिव रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, नेबर्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनको बताओगे कि आपने एक इंश्योरेंस एजेंसी लिया है और ये आपका स्टार्टअप है और आगे जाके आप इसको बिजनेस में डेवलप करने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत सारे लोगों को बताना है, जितने भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे उनको बताना है। अभी ये कैसे बता सकते हैं, बेसिकली आपको क्या करना है कि जो स्टेटस रहते हैं, अलग अलग पोस्टर्स रहते हैं एल के, वो आपको स्टेटस में रखने हैं, फेसबुक द्वारा आपके वॉल पे लगाने हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाता है कि आपने ये काम शुरू किया है, ठीक है। अभी उसके बाद अगर कोई क्लाइंट हो जाता है आपका, ठीक है, अभी क्लाइंट होता है तो बस आपको इंश्योरेंस का पॉलिसी जो आपको पसंद है वो देने से अच्छा है कि वो जो इंसान आया है आपके पास एक क्लाइंट बन के, उसका नीड समझिए, ठीक है। अभी इसका नीड कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए अलग अलग नीड रहते हैं, ठीक है। बेसिकली थोड़ी 4-5 ही नीड है बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहले रहेगा इंश्योरेंस फॉर फैमिली सेफ्टी। कोई भी एक बंदा है, अभी 30-35 एज का है, उसका फैमिली है, मिसेस रहेगी या फिर बच्चे रहेंगे, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, हस्बैंड रहेगा, बच्चे रहेंगे। तो उनको लगता है कि अभी उनका लोन है, और लोन है तो एक इंश्योरेंस होना चाहिए कि इनकेस अगर कुछ हो गया, कुछ समथिंग हैपन, ओके, तो इन दैट केस, उस केस में जो इन पे लोड आने वाला है, वो बच्चों पे लोड आने वाला है, या फिर कोई जो हमारा पार्टनर रहेगा, लाइफ पार्टनर, उसके ऊपर जो लोन का लोड आने वाला है वो ना आए, इसलिए हमको क्या चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस चाहिए, ऐसा एक लोगों का रहता है, या फिर कोई भी इंश्योरेंस चाहिए ऐसे। तो वो समझिए कि उसका नीड क्या है, तो वो कितना पैसा पे कर सकता है और उसको इंश्योरेंस की कितनी ज़रूरत है। तो वैसे हमारा हो जाता है टर्म इंश्योरेंस, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस फॉर फैमिली सेफ्टी में टर्म इंश्योरेंस बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, सेविंग फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज, ठीक है। अभी कोई भी एक इंसान रहेगा, वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसको बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सोचता है कि अभी मुझे क्या करना है, ये जो बच्चे हैं उनके लिए फ्यूचर के लिए मैं कुछ सेविंग करना स्टार्ट कर दूँ। अगर एक लड़की है, ठीक है, अगर उसको एक बच्ची है तो वो सोचेगा कि इसका एजुकेशन हो जाए और उसकी शादी के लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास रहे। इनकेस अगर मुझे कुछ हो गया तो वो जो लड़की है उसका पूरा एजुकेशन और उसकी शादी, ये दोनों की जिम्मेदारी कोई एक लेने वाला रहे। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है जीवन लक्ष्य प्लान, ठीक है। इसके बारे में ये कौन सा प्लान है, क्या है, इसका बारे में सब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे भी चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज प्लान आता है, तो वहाँ पे हम लोग जनरली जो जीवन लक्ष्य प्लान है वो उसको देते हैं, ठीक है। तो उससे वो क्या हो जाता है, क्लाइंट एकदम टेंशन फ्री हो जाता है, ठीक है, कि मेरा सेविंग भी हो रहा है और इनकेस अगर मुझे कुछ हुआ तो बच्चों का एजुकेशन प्लस उनका मैरिज का टेंशन मुझे नहीं रहेगा, ऐसे। उसके बाद आता है पेंशन प्लानिंग, ठीक है। कई सारे लोग रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं कि मैं तो काम करूंगा टिल पकड़ लीजिए 60 एज तक ऐसे काम करता रहूँगा, तब तक मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत पैसे ऐसे सेव करता रहना चाहता हूँ, और 60 एज के बाद मुझे क्या चाहिए, पेंशन चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी लोग रहते हैं कि बहुत काम किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया है, और अभी ये सारा लमसम पैसा उनको एक साथ कहीं पे रखना है, बैंक में रखना है, या फिर LIC के इसमें एक कोई पॉलिसी ओपन करना है, और उसके बाद लाइफ टाइम उनको कुछ ना कुछ पेंशन मिलता रहना चाहिए। तो ये हो गया पेंशन प्लानिंग। अगर या फिर कोई एक नया जॉब पे लगा है, उसका एज है 25 पकड़ लीजिए, तो वहाँ से वो सेविंग करता रहेगा 60 एज तक। अगर उसको 35 ईयर्स सेविंग करना है, एक छोटा छोटा सेविंग करेगा, वो महीने का 2000-3000 ऐसे सेविंग करेगा, और 60 एज के बाद जो भी उसको मैच्योरिटी मिलेगा, पकड़ लीजिए कुछ तो एक 70 लाख 80 लाख रुपए उसको एक साथ मिलेगा, तो वो 70-80 लाख का पेंशन ले सकता है, या फिर 70-80 लाख एक साथ उठा के उसके बाद वो उसमें से उसका खुद का खर्चा, जो 60 एज के बाद का जो खर्चा रहेगा वो कर सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेंशन प्लानिंग।
उसके बाद रहता है कुछ गोल या फिर ड्रीम रहता है लोगों का कि रिटायरमेंट के बाद मुझे ये करना है, मुझे घर बनाना है एक नया, या फिर मुझे कहीं घूमने जाना है, या फिर मुझे एक बड़ा शोरूम ओपन करना है, कुछ क्लोथ्स का या फिर कार का शोरूम, या फिर ऐसे कुछ भी गोल हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उस गोल का एक आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितना पैसा लगेगा उस टाइम पे वो गोल पूरा करने में। ठीक है, एक 20 साल के बाद अगर किसी ने गोल बनाए हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे डिफरेंस में हमें बस उनको पूछना है क्या आपका क्या गोल क्या है या फिर ड्रीम क्या है। ठीक है, कि आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी है बाद में जाके, और इसके लिए मुझे अभी से सेविंग करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे पकड़ लीजिए कि 20 साल बाद उसको एक कुछ ना कुछ एक 10 लाख 50 लाख रुपए चाहिए, तो आज से उसको बोलेंगे आज से आप सेविंग करो इतना इतना पैसा। समझ लीजिए आप कुछ ईयरली 50-50 हज़ार रुपये डालिए 10 साल में, और 16वें साल जो है आपको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अलग अलग प्लान उनको बता सकते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका नीड जो है वो एनालाइज किया हमने। ठीक है, कोई भी सिर्फ हमने एक एजेंसी लिया है और सिर्फ हमें एक प्लान अच्छा लगा इसलिए वो आगे का क्लाइंट वो लेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें वो क्लाइंट का पहले नीड समझना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, देखिए अभी नीड तो हमने समझ ली कि ये अलग अलग नीड हो सकती है, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। तो प्रोडक्ट रेंज में हमारे पास रिटायरमेंट प्लान्स है LIC के, ठीक है, चिल्ड्रन फ्यूचर प्लान्स है, ठीक है, गोल प्लानर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली सेविंग कर सकते हैं, या फिर वेल्थ क्रिएशन प्लान रहता है। ठीक है, एक 15 साल सेविंग करो, उसके बाद कुछ सेविंग नहीं करना है आपको, और एक बहुत बड़ा वेल्थ आपको क्रिएट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे भी अलग अलग प्लान रहते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है। तो ये हमें स्टडी करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जिससे कि हम हमारे क्लाइंट की जो नीड है उसको फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक आइडियल इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कैसा होता है। तो अभी आपने फ़ोटोज़ देखे रहेंगे ये दोनों के, देखिए भरत पारिक जी और राजेश सातोस्कर जी। देखिए ये कहीं कहीं भी एंगल से आपको सिर्फ एक एजेंट, नॉर्मल एजेंट नहीं दिखेंगे, एकदम टोटल सूट बूट में एकदम प्रॉपर ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे ये बिजनेसमैन है, तो सेम ऐसा ही अपीयरेंस हमारा होना चाहिए। तो अच्छे कपड़े पहनिए, ठीक है, गुड क्लोथिंग होना चाहिए आपका, प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एकदम मतलब ऐसा फटा हुआ वाला झोली जैसे कुछ तो लेके आप घूम रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि मैं एक एजेंसी का काम कर रहा हूँ या फिर ये नया बिजनेस चालू किया है मैंने, तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। समझ लीजिए कि आपने MBBS किया है, ठीक है, और आप एक नया हॉस्पिटल डालने जा रहे हो, तो या फिर आप खुद एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, ऐसा सोचो। तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? जो एक अपीयरेंस में अच्छा रहेगा, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो अच्छे से खुद को मेंटेन करता है, उसके पास जाना पसंद करोगे आप? या फिर जो ऐसे एकदम कपड़े ख़राब पहन रहा है, जो जिसका कुछ ध्यान नहीं है, बस ऐसा सेविंग वगैरह नहीं किया है, कुछ भी अपडेट नहीं रखता है खुद को, या फिर उसके हॉस्पिटल में एकदम टूटा फूटा वाला चेयर वगैरह रखा है, वैसे जगह पे जाना पसंद करोगे आप? डेफिनेटली आप अच्छे जगह पे और आप अच्छे जगह पे ही जाना पसंद करोगे, अच्छा हॉस्पिटल में जाना पसंद करोगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्लोथिंग होना चाहिए वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा है कि प्रॉपर इक्विपमेंट जो है आपके पास होना चाहिए। आप कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम लोग? अभी इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास क्या होना चाहिए? देखिए एक बैग रहता है, उसके अंदर सब सारे फॉर्म्स रखे रहते हैं। ठीक है, अभी फॉर्म कैसे रहते हैं, कौन से रहते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि एक बैग रहेगा आपके पास, एक अच्छा वाला बैग चाहिए, उसमें सारे फॉर्म्स वगैरह रखते हैं हम लोग। एक पेन चाहिए, अच्छा वाला पेन, ठीक है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, 200-300 रुपये वाला एक अच्छा वाला पेन, या फिर 2-3 पेन आपके बैग में रहने चाहिए कि आप किसी के सामने बैठे हो और पेन निकाला आपने, वो चल नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे ब्रांडेड वाले पेन ले लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। ठीक है, आप रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए कम से कम व्हाट्सअप जो रहेगा, ईमेल या फिर प्रिंट आउट वगैरह निकालना, ऐसी सारी चीज़ें जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। बाद में गूगल पे या फिर फ़ोन पे, अगर कोई पार्टी आपके सामने बैठा है, वो रेडी भी हो गया, सब प्लान वगैरह फिक्स है, बस उसके पास अभी कैश नहीं है, ठीक है, तो वो आपको कहेगा कि ठीक है मैं गूगल पे करता हूँ, फ़ोन पे करता हूँ, और अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना है आपको। ठीक है, आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, कोई पेटीएम, ये सब चीज़ सीखना है। ये उसके साथ व्हाट्सअप, अगर कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं, लाने हैं, कुछ ऐसा रहेगा तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपीयरेंस ऑफ आइडियल एडवाइज़र। उसके बाद है बिहेवियर। अभी कौन सी चीज़ें हमें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र मतलब क्या है, ये खुद का उसका बिजनेस है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो उसका काम क्या है, तो वो लोगों के पैसे
उनके खुद के लिए एक सेविंग करने के लिए बोलता है, ठीक है, कि आप थोड़ा सेविंग करो, इससे आपका फ्यूचर जाके अच्छा रहेगा और आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप नहीं रहोगे तो आपके फैमिली को कुछ ना कुछ अमाउंट मिलने वाला है या फिर इंश्योरेंस अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिर्फ उनको बातें बता रहे हैं कि आपको आगे जाके ये सब मिलेगा, तो वो ट्रस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि वो क्लाइंट ने ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी LIC का है इसलिए वो ट्रस्ट करेंगे, लोग ट्रस्ट करेंगे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। LIC का बहुत अच्छा ब्रांड है और सबको पता है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। लेकिन उसके साथ 50% रहता है LIC का ब्रांड, ठीक है, और 50% रहता है हमारा खुद का ब्रांड, ठीक है। हम अपना खुद का ब्रांड कितना डेवलप करते हैं, लोग हमें कितना ट्रस्ट करते हैं, इसके ऊपर भी आपका बिजनेस का सक्सेस डिपेंड रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद का ब्रांडिंग करना है। और ब्रांडिंग सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, आप जितना अच्छे बिहेव करोगे, आपके बिहेवियर और हैबिट्स जितने अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही लोग आपको मानेंगे, उतना ही लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं पे भी शर्माइए मत कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बोलने के लिए शर्माना नहीं, आपको सब लोगों को बताना है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे उनको सभी को बताना है कि नाउ आई एम इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ठीक है। आगे रहता है दोस्तों, कहीं पे भी आप देखिए, अभी हमने क्या स्टार्ट किया, अभी हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है और हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी जगह पे अगर सेम सर्विस मिलेगा तो आपका ब्रांड कैसे डेवलप होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें वही सर्विस देना है, ठीक है, वही जो बाकी के इंश्योरेंस एडवाइज़र वही जो सर्विस देते हैं वही सर्विस देना है, बट वी नीड टू सर्व डिफरेंटली। थोड़ा सा कुछ तो चेंज होना चाहिए आप में और बाकी सारे एजेंट्स में, जिससे कि वो जो क्लाइंट रहेगा, जो नया क्लाइंट है आपका या फिर पुराना क्लाइंट है, वो आपके साथ ही रहे, उसको वो डिफरेंस समझ में आ जाए कि आप एक स्पेशल इंश्योरेंस एडवाइज़र हो और बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हो अपने क्लाइंट्स का, ये उनको समझ में आना चाहिए। अभी हर एक का पर्सनल ओपिनियन रहेगा ये कि वो सर्विस वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपके क्लाइंट को होनी चाहिए, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए। अभी वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हो वो आप खुद डिसाइड कीजिए। या फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि दिवाली आ गई तो दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट उनको दिया जाए, या फिर न्यू ईयर है तो उनको LIC का डायरी दिया जाए या फिर कैलेंडर दिया जाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे क्या होगा कि वो क्लाइंट आपके साथ रहेगा, ठीक है। आगे जाके हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे टीम में अभी जुड़े हो तो आगे जाके जैसे जैसे टाइम आएगा हम आपको बताएंगे कि और क्या करना चाहिए, जिससे कि आपका पर्सनल ब्रांडिंग भी हो और आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कीप योर ऑफिस ओपन। अभी आप बोलोगे कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है, कि ऑफिस ओपन रखने के लिए। तो देखिए, हमारा ऑफिस है हम खुद, ठीक है। तो इंश्योरेंस एडवाइज़र जो रहता है मोस्टली उसका जो ऑफिस है वो समझ लीजिए उसका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ठीक है, अलग अलग, मतलब जहाँ पे भी आप हो वहीं से आपका ऑफिस ओपन हो सकता है। आपको करना क्या है कि डेली डेली कहीं पे भी गलती ना करते हुए खुद का स्टेटस जो रहेगा, व्हाट्सअप स्टेटस या फिर फेसबुक पे कुछ पोस्ट या फिर लिंक्डइन रहेगा, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम है, इस पे आपका एक पोस्ट डेली, ये आपका जो काम है इंश्योरेंस एडवाइज़र का, उसका पोस्ट जाना ही चाहिए। तो जो भी आपके कांटेक्ट में लोग रहेंगे उनको पता रहेगा कि आप ये बिज़नेस कर रहे हो और आप सीरियस हो इस बिज़नेस के बारे में। और जब भी उन लोगों में से किसी को ज़रूरत रहेगी कि उनको सेविंग स्टार्ट करना है, किसी की लड़की हुई है उसकी शादी के लिए कुछ सेविंग करना है, या फिर टर्म इंश्योरेंस निकालना है, या फिर टैक्स सेविंग करना है किसी को, तो वो सारे लोग सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनको दिखते रहते हो हर बार हमेशा कि मेरा जो शॉप है, मेरा जो ऑफिस है वो खुला है, आई एम रेडी टू सर्व, ठीक है। कभी डाला स्टेटस, फिर 3-4 दिन नहीं डाला, एक हफ्ता नहीं डाला, महीना भर नहीं डाला, फिर एक डाला, तो लोग ऐसा सीरियस नहीं लेते हैं उनको, वो समझ लेते हैं कि ये इतना सीरियस नहीं है और कभी ये काम करता है और कभी नहीं करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सो कीप योर ऑफिस ओपन हर रोज़ हर वक्त। उसके बाद है दोस्तों, कभी भी खुद को पॉन्जी स्कीम का एक मेंबर नहीं बनाना है। पॉन्जी स्कीम होते क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। MLM जो रहेगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ से कुछ तो एक चेन मार्केटिंग का है, वो परचेस कर लो, फिर आपके दो नए पार्टनर बनाओ, फिर वो 2 लोग और 2 पार्टनर बनाएंगे। ऐसा जो चेन मार्केटिंग रहता है, ठीक है, ये ऐसा चेन मार्केटिंग वाला काम ये कभी भी लंबे टाइम तक चलता नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सब पॉन्जी स्कीम रहता है और आज तक हमने देखा है कि ये पॉन्जी स्कीम ही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां आए हैं, बहुत सारे स्कीम ऐसे आए हैं और लोगों का बस पैसा लेके ये लोग भाग जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक साइड पे LIC जैसे ब्रांड के
यहाँ पे है, उनके टच में है, उनका काम कर रहे हैं और एकदम ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल कंपनी है कि कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं कि LIC भाग के जाएगा, ठीक है। लेकिन वही इंसान अगर दूसरा ऐसा कोई स्कीम कर रहा है, ठीक है, एक हाथ में LIC है और एक हाथ में ऐसा पॉन्जी स्कीम है, और वो क्या कर रहा है, कुछ नया स्कीम आया वो बांटो, ठीक है, फिर वो चला गया, फिर वो बोलेगा नहीं अभी वो तो कंपनी भाग गया, फिर अभी दूसरा कंपनी आया, फिर तीसरा कंपनी आया, तो इससे क्या होगा कि एक जो बिजनेस आपका चल नहीं रहा है या फिर उसमें फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, तो जो वो लोग आपके कांटेक्ट में है उनका LIC के ऊपर से ट्रस्ट, या फिर आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर का ट्रस्ट वो खो देंगे, ठीक है। फिर आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा, आपने कितना भी अच्छा और मन लगा के काम करने की कोशिश की। और ये हम एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, ठीक है। कभी भी स्पॉन्जी स्कीम का एक मेंबरशिप आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर किसी ने बहुत फोर्स किया, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है और बोल रहा है कि नहीं लेना है, लेना है, लेना है, ठीक है, पैसे दे देना है उसको, ठीक है, उसका प्रेशर खत्म कर दिया। लेकिन किसी को नहीं बताना है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है ये स्कीम में और आप भी उसका मेंबर हो जाओ, ठीक है, कहीं पे भी नहीं, बस पैसे भर दो, खत्म करो, किसी को कुछ बताना नहीं है। वरना क्या हो जाएगा, आप जो सच में ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे खुद का एक बड़ा ऑफिस खोलना है, आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है, वो भी लीगली एकदम 100% गवर्नमेंट गारंटी के साथ ये काम हमें करना है, उसके ऊपर ये पॉन्जी स्कीम का इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी भी आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हो या फिर व्हाट्सअप रहेगा, फेसबुक रहेगा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा, आपको वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस या फिर कास्ट के रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये मतलब जो भी करोगे आप पॉजिटिवली करो, ठीक है, निगेटिवली नहीं करना है, किसी को भी हर्ट हो जाए ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं करनी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं लेना है, किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। वैसे ही रिलीजियस है, आप विश कर सकते हो, हर एक त्यौहार जो भी आता है कोई भी रिलीजन का रहने दीजिए, आप उनको विश कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ठीक है। वैसे क्या हो जाएगा, लोगों का ट्रस्ट जो है आपके ऊपर का वो कम हो जाता है कि आप एक पोलराइज पर्सन हो, आप एक लेफ्टिस्ट हो या फिर राइटिस्ट हो, ऐसे हो जाता है और बैलेंस नहीं रहता है, तो लोग उसके साथ जाना पसंद करते हैं जो इंसान एक बैलेंस मनोवृत्ति का रहेगा, ठीक है। तो आप पॉजिटिव जो भी पोस्ट रहेंगे वो कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं ये 3 मेन इश्यूज़ के बारे में, पॉलिटिकल इशू, रिलीजियस और कास्ट का इशू, ठीक है। इसके बारे में कभी भी कोई भी निगेटिव नहीं कमेंट आना चाहिए और सिर्फ पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, स्टे पॉजिटिव विथ पॉजिटिव सराउंडिंग, ठीक है। हर बार ऐसे ही दोस्त बनाने हैं, ऐसे ही लोगों के साथ रहना है जो आपको पॉजिटिव करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे कि आप ये ट्राई करो, इससे और थोड़ा बेनिफिट होगा, ये ट्राई करो और बेनिफिट होगा, मैंने ये किया था इससे मुझे अच्छा रिटर्न आया या फिर अच्छा एक फीडबैक आया है, तो आप ये थोड़ा ट्राई कर लो। ऐसे लोगों के साथ रहना है। जो लोग रोते रहेंगे वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ऐसे लोगों के साथ रहना है जो खुद पॉजिटिव हो और खुद पॉजिटिव अप्रोच से काम करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शिव खेरा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे मेंटर है, ठीक है। पॉजिटिविटी के बारे में उनकी बहुत सारी बुक्स है, कैसे काम करना चाहिए, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर इनके बहुत सारे लेक्चर्स है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेटर है। तो देखिए इनका एक कोट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो भी विजेता रहते हैं वो अलग चीज़ें नहीं करते हैं, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो वही चीज़ें कुछ अलग तरीके से करते हैं, तभी वो जाके विनर हो सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज का ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों।